नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर 2,55,000 करोड़ का कर्जा है। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में जानेंगे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये सिचुएशन क्यों हुई है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो आइए फटाफट अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसे फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंडर में बनाया गया है। दोस्तों, एफसीआई का जो मेन काम है वो ये है कि राइस और व्हीट के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो। इसके अलावा दोस्तों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज यही करता है, यही सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, फार्मर से डायरेक्टली अनाज खरीद कर उसका स्टॉकिंग भी यही करता है। और दोस्तों, इस समय इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इसने काफी सारे स्टेट्स को काफी मात्रा में जो ग्रेन है वो सप्लाई किया है, यानी अनाज सप्लाई किया है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है। और इसीलिए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब दोस्तों न्यूज में रहने के कारण इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी तो दोस्तों फिलहाल पेंडेमिक का माहौल है, तो हमें ये बॉडी जो है काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली कुछ समय पहले, पेंडेमिक से अगर हम पहले की बात करें, तो ये हमें इतना इंपॉर्टेंट बॉडी लगता नहीं था। और उल्टा दोस्तों, हमें ये बॉडी एक तरीके से ऐसी लगती थी कि ये काफी बेकार फंक्शन कर रही है, जिससे कि देश को नुकसान हो रहा है। और इसके कारण क्या है दोस्तों, तो देखिए, इसके जो ऑपरेशंस हैं वो काफी इनएफिशिएंट है और काफी एक्सपेंसिव है। दोस्तों, ये राशन खरीदता है और एक्चुअली इसका जो स्टोरेज होता है और स्टोरेज करने के बाद जो अनाज का कॉस्ट हो जाता है वो काफी हाई हो जाता है, और उसको कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है बियर नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, फूड सब्सिडी का जो कॉस्ट है वो भी काफी एक तरीके से डिजास्टरस होगा लॉन्ग टर्म में। आज दोस्तों हम फूड पर काफी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं और एक्चुअली इसके स्टोरेज में, प्रोक्योरमेंट में काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिससे कि अनाज का कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हमारे फार्मर्स हैं दोस्तों, वो इफिशिएंट तरीका नहीं अपना पा रहे और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कोई करने नहीं आता। इससे दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमें काफी नुकसान होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो एक तरीके से इस बॉडी पर कर्जा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2,55,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है इस इंस्टीट्यूशन पे। इसके दो इंपॉर्टेंट कारण हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस इंस्टीट्यूशन के पास मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है और अनाज का काफी ज्यादा लीकेज होता है, या फिर जिन जरूरतमंद लोगों को एक्चुअली अनाज पहुंचना चाहिए उन तक वो पहुंच नहीं पाता। तो यहां पर दोस्तों मोस्टली ये ब्लैक में चला जाता है अनाज। और दोस्तों यहां पर देखिए, जब सब्सिडाइज्ड फूड एक्चुअली किसानों से खरीद के इसको मार्केट में उतारा जाता है, तो एक तरफ एमएसपी से हम यहां पर कहते हैं कि फार्मर्स को हमने लाभ पहुंचा दिया, लेकिन जब उसी को हम सस्ते रेट पर डिफरेंट स्कीम्स के अंडर में बेचते हैं तो इससे सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है और जो प्राइस का होता है डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी फार्मर्स को नुकसान होता है। तो एफसीआई एक तरीके से दोस्तों एमएसपी पॉलिसी को निभाने के चक्कर में एंटी फार्मर है और यहां पर नुकसान होता है फार्मर्स का। अब दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर एफसीआई पर इतना ज्यादा कर्जा क्यों है। तो देखिए दोस्तों, दो एफसीआई की पॉलिसीज काफी खराब है, जिसकी वजह से उस पर इतना ज्यादा कर्जा है। दोस्तों, एफसीआई की गाइडलाइंस है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंडर में होता क्या है, एक्चुअली जो एफसीआई अनाज पहले खरीदेगा उसी को दोस्तों वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, और जो बाद में खरीदेगा उसको पहले वाले जो अनाज खरीदा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये एक तरीके से जो कंज्यूमर है या एक तरीके से जो बायर है उसके राइट्स को किल करने जैसा है। यहां पर बायर्स को चॉइस मिलेगी नहीं। अब यहां पर दोस्तों देखिए, कोई फूड प्रोसेसिंग वाला, एक्चुअली सपोज कीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग करने वाला इन्वेस्टर है, वो फूड प्रोसेसिंग के लिए एफसीआई से अनाज खरीदना चाहेगा, तो उसको पता होगा कि एफसीआई उसको पुराना वाला ही सामान देगा, उसको उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं देगा। तो यहां पर दोस्तों एफसीआई से वो वाला सामान खरीदेगा नहीं, और इसी के कारण दोस्तों एफसीआई के पास काफी सारा जो स्टॉक है पहले का ही बचा हुआ है और नया खरीदता जा रहा है और उसको बेच नहीं पा रहा अपनी इसी गाइडलाइंस की वजह से। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एफसीआई जो है
काफी हद तक कर्जा लेता है और यहां पर ये कर्जा दोस्तों यूज होता है एमएसपी पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए। दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को निभाने के चक्कर में ये जो लोन लिया जाता है एनएसएसएफ से वो काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर लिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर एमएसपी में ये पैसा लगाने देने के बाद रिटर्न जो है दोस्तों जीरो है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाला तो एफसीआई से अनाज खरीदेगा नहीं और यहां पर कोई रिटर्न ना मिलने के चक्कर में क्या होगा, एक्चुअली काफी ज्यादा पैसे की वेस्टेज होगी और इसका स्टोरेज प्रोक्योरमेंट का खर्चा तो ऐड हो ही रहा है। तो ये ओवरऑल दो रॉन्ग पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से एफसीआई पर इतना कर्जा बढ़ रहा है। अगर इस बढ़ते कर्जे को रोकना है तो तुरंत इन दोनों पॉलिसी को खत्म करना होगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं। अब दोस्तों एक्चुअली में बात यह है कि हमने यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है और दोस्तों पिछले 2 सालों में लगातार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली साल दोस्तों पीडीएस रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया गया था और इसको मैंने दोस्तों अपने इस वाले लेक्चर में सॉल्व किया है। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आप माफ कीजिएगा, आपको दोस्तों वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 2019 में एक और क्वेश्चन आता है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के चैलेंजेस से पूछ लिया जाता है। ये भी दोस्तों इनका भी समाधान होना जरूरी है चैलेंजेस का, तभी हम इस समस्या को खत्म कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में ये काफी ज्यादा क्राइसिस में जाने वाला है और इसका क्राइसिस जो होगा दोस्तों ILNFS क्राइसिस से भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आई होप गवर्नमेंट इस पर फटाफट ध्यान दे और हमें आने वाले फ्यूचर के प्रॉब्लम से बचाने की तैयारी करे। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ने भी हमारी इस समस्या पर ध्यान दिया है और इकोनॉमिक सर्वे ने तो ये तक सजेस्ट कर दिया था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक तरीके से कवरेज 66% है उसको 20% कर दिया जाए और इसमें मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि दोस्तों एनएसएसएफ पर लोड कम हो, जो एफसीआई का इतना बढ़ता हुआ लोन है या कर्जा है वो कम हो। इसके अलावा दोस्तों एफसीआई के रोल को भी हमें कम करने की जरूरत है। एफसीआई पर डिपेंडेंस जो है गवर्नमेंट की उसको भी कम करने की जरूरत है और दोस्तों ये कम किया जा सकता है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अबॉलिश करके। तो गवर्नमेंट दोस्तों ये भी अगर कर दे तो एफसीआई पर काफी सारा बर्डन कम हो जाएगा और काफी सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और दोस्तों अगर आपको इससे भी ज्यादा जानना है तो दोस्तों हमारी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में दोस्तों हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट सजेशंस है जिसको लागू करके हमारे देश में एक तरीके से एफसीआई के बर्डन को भी कम किया जा सकता है और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये काफी सारे सजेशंस है। फार्मर्स के लिए मैं काफी सारे वीडियोस में काम कर चुका हूं एक्चुअली नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर आप इन सारे लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको फार्मर्स की लाइफ को कैसे ठीक किया जाए सब कुछ पता चल सकता है। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, जय हिंद।